हम देखेंगे केमिकल इवोल्यूशन। जैसे यहाँ पे दिया है कि बिग बैंग से यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। देन यूनिवर्स एक्सपांडेड, टेम्परेचर केम डाउन, आफ्टर सम टाइम हाइड्रोजन एंड हेलियम फॉर्म्ड, गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज। मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन सोलर सिस्टम विथ अर्थ। इसके ऊपर हमने बात की, चर्चा की थी इसके पहले पीरियड में भी। ओरिजिन ऑफ अर्थ about 4.5 billion years ago, a part of sun detached and that started revolving around the sun axis, and that is then slowly condensed to form earth. There was no atmosphere. जैसे सूर्य के ऊपर हेलियम और हाइड्रोजन है, उसी प्रकार से ये जो गोला सूर्य से अलग हुआ था उसके ऊपर भी वही था, वाटर वेपर। लेकिन धीरे धीरे कंडेंस होते होते फिर किस प्रकार से एटमॉस्फेयर तैयार होते गया उसके बारे में इसमें दिया है। और मैंने ना ये बहुत ही शॉर्ट करके आपको दिया है। मेरी इवोल्यूशन की नोट्स बहुत छोटी है क्योंकि स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी और नोट्स ये सब मिला के और फिर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऐसा करके हम तैयारी कर सकते हैं। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 released from molten mass covered the surface. UV rays from sun broke H2O into H2 and O2। यानी ये सब हल्के गैशियस फॉर्म में थे, इसीलिए पहले के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो थे, जैसे वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। और पानी के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज की एक्शन होते होते वो डिसोसिएट होता गया। पानी का जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होता गया। तो जो वाटर मॉलिक्यूल था, डिसोसिएट होने के बाद क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन वॉज लाइट एंड हेंस इट एस्केप्ड फ्रॉम द अर्थ, and oxygen combined with NH3 CH4 to form water, carbon dioxide and others. Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years ago। अब मैंने यहाँ तक आपको बताया है कि UV rays from sun broke hydrogen and oxygen, और ये पानी डिसोसिएट हुआ, हाइड्रोजन एस्केप्ड एंड ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अदर मॉलिक्यूल्स। तो ये सच में हुआ था कि नहीं, यानी इन सब का ऑक्सीडेशन होकर अलग अलग कंपाउंड्स बने थे कि नहीं, ये देखने के लिए, या इसी प्रकार से केमिकल इवोल्यूशन हुआ था कि नहीं, बायोकेमिकल हम उसको बोल सकते हैं। यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे, विच इज़ गिवन हियर। You see, Oparin of Russia and Haldane of England proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecule. First form of life came from pre-existing non-living organic molecule. फॉर एग्जाम्पल RNA, प्रोटीन एट्सेट्रा। अभी हमें पता है कि RNA, DNA, प्रोटीन, दे आर द बायोकेमिकल्स, दे आर प्रेजेंट ओनली इन लिविंग क्रीचर्स। लेकिन पहले वो सिर्फ मॉलिक्यूल बने और वो एक दूसरे के साथ रहने लगे टू फॉर्म द असेंबली लाइक एंड देन टू फॉर्म अ सेल, प्री सेल, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। That is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents. The conditions on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere containing methane, ammonia, etc. In 1953, जब DNA का स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ, 1953 में ही हुआ था,
Urey and Miller, an American scientist, created similar conditions in a laboratory. He created electric discharge in a closed flask containing methane, hydrogen, ammonia and water vapor at 800 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी तब का टेम्परेचर, मैंने इसके पहले पीरियड में आपको दिखाया था कि कितने वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, और जो अर्थ क्रस्ट मैंटल हम जिससे बोलते हैं वो बहुत ही पतला था, जैसे छोटी छोटी परत थी क्रस्ट की। तो वो बढ़ने के लिए थोड़ा कूलिंग होते 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 अर्थ क्रस्ट बढ़ते गया, उसका थिकनेस बढ़ते गया। लेकिन पहले तो इतना नहीं था, बहुत ही हॉट थी पृथ्वी, और तब का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब का बहुत ही कम रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ एक्चुअली आवर बॉडी टेम्परेचर, और उससे भी कम, यानी हम बोल सकते हैं कि 30 यानी बहुत हॉट कंडीशन रहेंगी, 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह हमारे यहाँ पे। सन जब समर सीज़न होता है ना, तभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो आप कंपेयर करो कि जब हॉट समर होता है तब 45 तक हमारे नागपुर का टेम्परेचर जाता है, तो 800 यानी कितना जाता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 800 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर करके देखो, यानी कितना हॉट टेम्परेचर तब के अर्थ का था। He observed formation of amino acids in similar experiments. Other observed formation of sugars. इसे आप अंडरलाइन कीजिए, यानी यूरे एंड मिलर ने सिर्फ अमाइनो एसिड ऑब्जर्व किए उसमें, लेकिन उन्हीं के जैसे एक्सपेरिमेंट जब बहुत बार परफॉर्म हुए तब उसमें उनको शुगर भी मिली, नाइट्रोजन बेसिस मिले, पिगमेंट्स मिले, फैट्स मिले। यानी तब यूरे एंड मिलर को क्या मिले थे, अमाइनो एसिड। लेकिन इन्हीं के जैसे एक्सपेरिमेंट जब रिपीट हुए तब उसमें क्या मिला, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। तो पिगमेंट्स तो ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि लाइट ट्रैपिंग के लिए तो पिगमेंट्स ही लगते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दे विल ओनली ट्रैप द लाइट। तो पिगमेंट्स बने, फिर फैट्स, नाइट्रोजन बेसिस, शुगर्स का फॉर्मेशन हुआ। एनालिसिस ऑफ मेटेओराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेसेस आर ऑकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। विथ दिस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब मेटेओराइट हमारे पृथ्वी के ऊपर कुछ उनके कंटेंट्स गिराते हैं, वो देख के ये लगता है कि जैसी प्रोसेस पहले पृथ्वी के ऊपर हुई थी प्री बायोटिक एरा में, जब पृथ्वी के ऊपर कोई जीव जंतु नहीं थे तब जो हुआ था, वैसे ही और भी कुछ ग्रहों पे चल रहा है। और वही केमिकल्स, यानी मेटेओराइट जो हमारे पृथ्वी के ऊपर गिरते हैं ना, उनमें भी ये कुछ कार्बन कंपाउंड्स, बायोकेमिकल्स, जिनको हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन कंटेनिंग पॉलीमर्स, उनमें भी है। यानी वही प्रोसेस वहाँ पे चल रही है कहीं और, जहाँ से कुछ कण इस मेटेओराइट ने अपने साथ लाए हैं। सो व्हाट इज़ रिटन हियर कि यूरे एंड मिलर ने सिर्फ अमाइनो एसिड देखे थे, लेकिन सिमिलर experiments other observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments and fats. Analysis of meteorite content also revealed similar compounds indicating that similar processes are occurring elsewhere in space. With this limited evidence, the first part of the conjectured story, that is the chemical evolution, was more or less accepted. यानी सबसे पहले जिन शास्त्रज्ञों ने ये बोला कि केमिकल इवोल्यूशन वहाँ पे चल रहा होगा, तो ये कितना सही है, ऐसा इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है। आप लोग मेरी नोटिस पढ़ते नहीं हो, बराबर। ही ऑब्जर्व्ड, वेरी गुड।
अरे देवा। यानी मैंने जो दिया वो आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, तो अभी क्या करूँ मैं। ठीक है, मॅम क्लास पण त्याला मी काय करू शकते, मग तुम्ही व्हिडिओ बघायचा ना बेटा. एंट्री नाही घ्यायची तर नाही घ्यायची, एकदा सांगितलं ना तुम्हाला. तुम्ही व्हिडिओ बघा. He observed formation of amino acids in similar experiments. Others observed formation of sugars, nitrogen bases, pigments and fats. Analysis of meteorite content, ये मैंने अभी अभी बताया है. सबसे पहले मैं यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट बताती हूँ. उन्होंने क्या किया था कि इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए और ये एक स्पार्क का डिस्चार्ज हो रहा है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था. उसमें जो भी गैसेस रखे हैं ना, वो मीथेन, NH3, H2O और H2. इसमें ऑक्सीजन नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि दिस एटमॉस्फेयर इज़ साइम्युलेटिंग द प्री बायोटिक एटमॉस्फेयर. तो तब ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए ये जो गैसेस का घोल यहाँ पे मिक्सचर लिया गया है उसमें भी ऑक्सीजन नहीं है. लेकिन तब जो गैसेस रह सकते थे वो उन्होंने यहाँ पे लिए हैं, जो उन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है कि इन गैसेस में अगर 800 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इस क्लोज्ड सिस्टम में, तो इन कंटिन्यूएशन देयर विल बी रनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. यानी ये बॉइलिंग वाटर यहाँ पे रखा है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा यहाँ पे. 800 से भी ऊपर तो पानी बॉईल हो रहा है, बॉईल हो के वाटर वेपर्स यहाँ पे आ रही है. लेकिन इस क्लोज्ड सिस्टम में जो गैसेस भरे हुए हैं वो है मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन. जो कि हाइड्रोजन है, इसका मतलब जो प्री बायोटिक एनवायरनमेंट था वो रिड्यूसिंग था. तो प्री बायोटिक एनवायरनमेंट वॉज सपोज्ड टू बी रिड्यूसिंग. ये एक्सपेरिमेंट से फिर प्रूव होगा कि यस इट वॉज रिड्यूसिंग. तो यहाँ पे वाटर वेपर बन रही है क्योंकि हाई डिग्री टेम्परेचर है, और फिर से कंडेंसेशन हो रहा है. कंडेंसेशन यानी इस वाटर वेपर को ठंडा किया जाता है. वैसे भी रेन वाटर यानी रेन को हम कंडेंसेशन ही बोलते हैं. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन यानी रेनिंग, यानी जो वाटर वेपर ऊपर गई है क्लाउड्स के फॉर्म में, वो फिर से कंडेंस होके नीचे आती है, तो उसी को हम रेनिंग बोलते हैं. तो इसी प्रकार से कंडेंसर यहाँ पे लगा है कि जो वेपर को कंडेंस करके फिर से वाटर में कन्वर्ट कर रहा है. देन वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाला जो सैंपल यहाँ पे लिया जा रहा है कंडेंसेशन के बाद, तो कई दिनों तक ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऐसी गोल 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 चलने के बाद यूरे एंड मिलर ने ये देखा कि वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे. वैसे उनको अमाइनो एसिड्स मिले थे, लेकिन इसी प्रकार की एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने भी की उनको शुगर्स भी मिली, लिपिड्स भी मिले थे. We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. क्योंकि सेल को हम सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल ही बोल सकते हैं. उसके बारे में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म है ना, एनाबॉलिज्म. और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है कि नहीं, यस, इट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ. तो ये कब बनी, कैसे बनी, ये तो बहुत ही कठिन है हमें इमेजिन करना. लेकिन उसके लिए कुछ जो एक्सपेरिमेंट हुए या पोस्टुलेट्स हर एक इवोल्यूशनिस्ट ने रखे, वो हम अभी देख रहे हैं. और फिर कंजंक्चर्ड स्टोरी, इसका मतलब क्या होता है कि बनाई हुई कहानी. कंजंक्चर्ड यानी सही में अभी भी हमें पता नहीं है,
हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके ऊपर एक कहानी बनाई कि पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से जीव तैयार हुए, सेल तैयार हुए, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने. दे वुड हैव बीन giant molecule RNA, protein, polysaccharides, etc. These capsules reproduced their molecules. Perhaps यानी उस सेल में ये पूरे मॉलिक्यूल्स थे, RNA, DNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह थे. These capsules reproduced their molecule. यानी ये जो कैप्सूल पहले पहले बनी ना, वो अपने आप अपने मॉलिक्यूल्स तैयार कर रही थी. हाँ, the first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. 2000 मिलियन का मतलब होता है 2 बिलियन. तो दिया है कि फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म जो बना वो 2 बिलियन ईयर्स एगो बना है. शायद आपने इसके साथ लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि इसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है. दीज वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल्स. अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए. फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म प्रोबेबली 2 बिलियन ईयर्स एगो, क्योंकि 2000 मिलियन ईयर्स का मतलब होता है 2 बिलियन ईयर्स. दीज वेयर प्रोबेबली सिंगल सेल्स. ऑल लाइफ फॉर्म्स वेयर इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली. वैसे अभी भी बोला जाता है वाटर इज़ एलिक्सर ऑफ लाइफ. अगर हमें जीवित रहना है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, पानी नहीं तो जीव नहीं. दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, अरोज स्लोली थ्रू evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority. However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. यानी एक सेल तो बनी, लेकिन एक सेल से क्या होता है. अब हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता है कि कितने सारे, अगर प्रोकैरियोट भी देख सकते हैं हम. बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स का एन्यूमरेशन भी अभी तक हुआ ही नहीं है. हमें पता ही नहीं कि पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार के प्रोकैरियोट है. लेकिन यूकैरियोट्स के करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी ऐसे एंडेमिक बहुत सारे यूकैरियोट्स है कि जो हमें पता नहीं, जंगलों में रहते हैं, कीड़े हैं या और कोई ऑर्गेनिजम्स है, हमें पता ही नहीं उनके बारे में. तो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से बनी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ स्पेसिएशन. और इवोल्यूशन का ही पार्ट है स्पेसिएशन. इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अ थियरी. कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. देखो, इवोल्यूशन ना ऐसे गोल गोल करके ही पढ़ा जाता है. मैंने ये स्पेशल क्रिएशन के बारे में वगैरह आपको बताया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए एक बार पढ़ना भी ज़रूरी है. दिस थियरी हैज़ 3 connotations. One, that all living organisms, species or types that we see today were created as such. इसका मतलब क्या होता है, उसे अंडरलाइन करो. जो भी थियरीज पहले दी गई उनमें ऐसे लिखा है कि जैसी जीव सृष्टि अब है वैसे ही पहले से थी. जैसी जीव सृष्टि अब है वैसे ही पहले से थी. इसका मतलब क्या है, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वेयर क्रिएटेड एज सच. जैसे अभी हम देख रहे हैं वैसे ही वो प्रोड्यूस हुए थे, वैसे ही वो क्रिएट हुए थे. ये पहला पोस्टुलेट है. जो भी थियरीज इसके पहले दी गई थी वो बता रही है कि जैसे जीव जंतु, हम बोलते हैं कि पहले दिन ये बने, दूसरे दिन वो बने, ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल का, उसमें वो लिखा है. लेकिन मैंने आपको बताया था कि वो ब्रह्मा का दिन हो सकता है. अगर रिलेटिविटी का सिद्धांत हम देखते हैं तो ब्रह्मा के पहले दिन में ये हुआ था, तो वो ठीक है. क्योंकि ज़्यादातर रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी
जग में रिलीजियस टेक्स्ट है ना, तो उनके हमें मतलब नहीं समझते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी ये लिखे वो बहुत ही पहुँचे हुए लोग थे। तो वो जो लिखते हैं वो सीधे साधे शब्दों में या हमें समझना चाहिए ऐसे वाक्यों में लिखते ही नहीं है। हमें समझने के लिए फिर हमें भी उनके लेवल तक जाना पड़ेगा। तो उसके बारे में हमने पहले दूसरे पीरियड में बहुत ज़्यादा चर्चा की है। अभी हम लाइन टू लाइन करते हैं। टू यानी जो सेकंड ये जो रिलीजियस कंसेप्ट इन्होंने दिया है वो इस प्रकार से, द डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। जो डाइवर्सिटी पहले थी, अब है और आगे भी ऐसी ही रहेंगी। सबसे पहला अनोटेशन क्या है कि अब जो भी बायोडाइवर्सिटी है वैसे पहले से थी। जो दूसरा है वो ये कि जो डाइवर्सिटी अभी हम देखते हैं पहले भी वैसी थी, आगे भी वैसी ही रहेंगी। और 3 दैट अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड। ये तो हो ही नहीं सकता एक्चुअली। अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, ये तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही होलोसिन इपॉक से हमारे भारत में रहते हैं ऐसे बोला जाता है। और तब से आर्यन संस्कृति शुरू हुई। अब होलोसिन इपॉक कितने साल पहले था हम आगे देखने वाले हैं। तो 4000 ईयर ये तो हो ही नहीं सकता। ऑल दीज आइडियाज़, तो सबसे पहले बताओ, कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट द थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और जो स्पेशल क्रिएशन की थियरी है वो क्या बताती है, अब के जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले भी ऐसे ही थे। फिर से जो सेकंड है, अब के जो ऑर्गेनिज्म है पहले ही वैसे थे, आगे भी ऐसे ही रहे। और पृथ्वी सिर्फ 4000 साल पुरानी है। लेकिन ये सभी हम इनको नकारेंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता है। ऑल दीज आइडियाज़ वेयर स्ट्रांगली चैलेंज्ड ड्यूरिंग द 19th century based on पानी पी के आओ based on observations made during sea voyage in sail ship called HMS Beagle round the world. Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. Many such life forms do not exist anymore. There had been extinctions of different life forms in years gone by, just as new forms of life arose at different periods of history of Earth. There has been gradual evolution of life forms. Any population has built-in variation in characteristics. डार्विन ने क्या देखा, हमें पूरा समझना है कि डार्विन ने ये देखा कि पहले के फॉर्म्स कुछ अलग थे, लेकिन अब के फॉर्म्स से पहले के फॉर्म्स कुछ सिमिलैरिटी तो रखते हैं, एकदम से अलग भी नहीं है। और पहले से ये देखा गया कि स्पीसीज़ में वेरिएशन तो था। तो HMS बीगल के ऊपर प्रवास करते हुए डार्विन ने क्या देखा या कौन से पोस्टुलेट दिए, ये देखिए। ये पोस्टुलेट्स नहीं है, उनके ऑब्जर्वेशन से है। मेनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। जो उन्होंने देखे या ज़मीन के नीचे से भी कुछ खुदाई करते हुए उन्होंने अगर देखा होगा तो बोलती कि ऐसे लाइफ फॉर्म तो पृथ्वी के ऊपर है नहीं अभी। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन ईयर्स गॉन बाय, जस्ट एज न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये सब डार्विन ने, इवन उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी बताया है। उनकी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस पुस्तिका में उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में भी बताया है और फिगर्स निकाल के दिखाया है कि किस प्रकार से चिंपांजी जैसे एप से ह्यूमन का जन्म हुआ होगा। हाँ, तो सभी सेक्टर्स उन्होंने कवर किए हैं।
उन्होंने बोला कि देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ फ्यू स्पेसीज एंड न्यू स्पेसीज अरोज फ्रॉम देम. There has been gradual evolution of life forms. Any population has built-in variation in characteristics. ये तो हमें पता है. और मैंने जिराफ का उदाहरण दे के आपको बताया कि जिराफ के पॉपुलेशन में भी वेरिएशन था, ऐसे डार्विन ने बताया. कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ उससे बड़े थे. तो जो वेरिएशन सिलेक्ट हुए वो लंबे 4 लेग्स वाले और नेक वाले थे. क्यों? क्योंकि तब जो उनको खाना मिल रहा था, जब जो भी पौधे थे वो और ऊंचे होते चले गए, उनकी लेंथ बढ़ती गई, इसलिए. तो ये बराबर है. ऑल पॉपुलेशंस हैव बिल्ट इन वेरिएशंस. इसे अंडरलाइन करो. एक्चुअली इवोल्यूशन में जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं ना, वो हर एक पे रुक के आपको विचार करना है, तभी आपके क्वेश्चन सही रह सकते हैं. सो एवरी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन. Those characteristics which enable some to survive better in natural conditions, climate, food, physical factors, etc., would outbreed others that are less endued to survive under such natural conditions. Another word used is fitness of the individual or population. The fitness, according to Darwin, refers ultimately and only to the reproductive fitness. This is very important fact. डार्विन बोलते हैं कि फिटनेस ऑफ स्पेसीज मीन्स इट्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस. रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या होता है? जो जिराफ लॉन्ग नेक और 4 लेग्स वाले थे, उन्होंने खाना खाया, अपने आप को बढ़ाया, फिर रिप्रोडक्शन किया और फिर स्पेसीज को बढ़ाया. तो जो अगली स्पेसीज है वो इनकी जैसी ही है, विथ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग 4 लेग्स. इज इट क्लियर? तो फिटनेस ऑफ स्पेसीज मीन्स द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. इज इट करेक्ट? फिटनेस ऑफ स्पीसीज मीन्स रिप्रोडक्टिव फिटनेस ओनली. और इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन भी आया है, अभी 2-3 साल के नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है कि फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज व्हाट? द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. अगर स्पीसीज रिप्रोडक्शन कर पा रही है, इसका मतलब वो है कि वो खाना खा पा रही है, वो खुद को उस पर्टिकुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट में एस्टेब्लिश कर सक रही है, means it is reproductively fit. Hence, those who are better in environment leave more progeny than others. These therefore will survive more and hence are selected by a nature. He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution. Let us also remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago, had also came to similar conclusions. Around the same time, in due course of time, apparently new types of organisms are recognizable. All the existing life forms share similarities and share common ancestors. However, these ancestors were present at different periods in the history of Earth, epoch, periods and eras. हाँ, ये हम देखने वाले हैं epoch, period और eras के बारे में. एवेडियो नाम के एक शास्त्रज्ञ थे जिन्होंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया, और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल स्टेट बोर्ड में दिया है. पेज नंबर बताइए आप. 94. न्यू स्टेट बोर्ड बता रहा है ना. जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताइए, उसके लिए एक चार्ट दिया है ना. 110.
ह्यूमन इवोल्यूशन की भी पहले दिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो ये। देखिए इसी को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी here we are dividing the history of earth into era, period, epoch. सो एरा ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड कंसिडर किया गया। तो एक एरा में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से पीरियड आ सकते हैं, और एक पीरियड में एक से ज़्यादा इपॉक आ सकते हैं। ठीक है, सो सपोज दिस इज सीनोजोइक एरा कंसिस्टिंग ऑफ 2 पीरियड्स, क्वाटरनरी एंड टर्शरी। देन क्वाटरनरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ होलोसीन एंड प्लेस्टोसीन इपॉक। हाँ, रिसेंट इज होलोसीन दिया है उन्होंने। तो 1 मिलियन ईयर एगो से जो चल रहा है वो है होलोसीन इपॉक। और ये इसमें जो 2 इपॉक्स आ रहे हैं क्वाटरनरी पीरियड में वो है होलोसीन एंड प्लेस्टोसीन। वैसे ही टर्शरी पीरियड में जितने भी इपॉक्स आ रहे हैं वो है प्लियोसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन एंड पैलियोसीन एट्सेट्रा। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो देयर वॉज अज़ोइक एरा। अज़ोइक यानी देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ बट द केमिकल इवोल्यूशन वॉज टेकिंग प्लेस। तो ये कब का समय है जब केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था? 3000 to 4000 बिलियन ईयर्स एगो। और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर के तरफ जाते हैं, रिसेंट इपॉक और पीरियड के तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये जो समय है ना वो कम कम होते जाएगा, है ना। यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 4000 to 3000 मिलियन ईयर्स एगो या 4 to 3 बिलियन ईयर्स एगो, 4 to 3 बिलियन ईयर्स एगो there was no life on earth and chemical evolution was taking place. ये केमिकल इवोल्यूशन के बारे में ही मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से हाइड्रोजन एस्केप हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, और फिर पॉलीमराइजेशन हुआ और बड़े बड़े कंपाउंड्स पॉलीमर जैसे डीएनए आरएनए बनते गए, और एक मेटाबॉलिक प्रोसेस वहाँ पे शुरू हुई, फिर सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये सब जो है ना वही है केमिकल इवोल्यूशन। अब अगर थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, यानी कि समझो अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो टू 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। आपको समझ में आ रहा है? मैं ये जो संख्या है उससे अबाउट करके ले रही हूँ। वैसे भी हमें तो पता नहीं है कि सही में तभी ये हुआ था कि नहीं, लेकिन कुछ डेटिंग जो अलग अलग प्रकार का करते हैं ना, तो उससे हमें ये पता चला है। सो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो टू 1.5 बिलियन ईयर्स एगो देयर वॉज ओरिजिन ऑफ लाइफ, और वो दिया ही है कि फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म अरोज 2 बिलियन ईयर्स एगो। यानी ये चार्ट और आपके एनसीईआरटी में जो दिया है वो एक दूसरे को प्रूव ही करता है। आपको सिर्फ दिमाग लगा के सोचना है। सो ओरिजिन ऑफ लाइफ सिंपल यूनिसेल्युलर फॉर्म्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अलगी। वायरसेस अभी हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन तब का जो एटमॉस्फेयर था ना वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और हम ऐसा सोच सकते हैं कि वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म फ्रीली प्रेजेंट रहते होंगे। अभी वो नहीं है लेकिन वो रहते होंगे तब के एटमॉस्फेयर।
हाँ, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड सिंपल फॉर्म्स अरोज. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. 600 से 1600 को अगर हम बिलियन में कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 to 1.6 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था. फ्लैटवर्म्स एंड ये जो सभी नाम आपको दिख रहे हैं ना, वो एक तो प्रोकैरियोट या प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट्स के नाम है. इनमें से कई सारे इन्वर्टिब्रेट्स अभी है ही नहीं. प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैकियोफाइटा एंसेस्टर्स, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, बैक्टीरियल सिंगल सेल, प्रोटिस्टा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऐसे छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे थे. ट्रैकियोफाइटा का मतलब होता है कि जिनमें ट्रकिड्स और वेसल्स है. ट्रकिड्स और वेसल्स पता है ना, दे आर व्हाट, ट्रकेरी एलिमेंट्स, ऐसा हम उनको बोलते हैं, ट्रकिड्स एंड वेसल्स. तो ऐसे रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स, तब राइनिया टाइप प्लांट उनको बोला जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज राइनिया टाइप प्लांट्स. इन योर एनसीईआरटी दिस वर्ड इज गिवन, राइनिया टाइप प्लांट्स. यानी जो एंजियोस्पर्म के मोस्ट प्रिमिटिव है, जिनकी बॉडी डिप्लॉयड है, ऐसे, और जो स्पोरेंजिया का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे प्लांट्स भी तब हो रहे थे. ये पूरा चार्ट याद करना आपके लिए कठिन होगा और ये स्टेट बोर्ड का पार्ट है, हमें एनसीईआरटी और अच्छे से करना है. तो रिलेटेड पोर्शंस हम करते जाएंगे. ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आप समझ पाए कि किस प्रकार से वन एरा इज डिवाइडेड into various periods, and periods are divided into epoch. So era, period, epoch, era, period, epoch, EPE, era, period, epoch. इस प्रकार से ये डिवीज़न हुआ है टाइम स्केल का. जियोलॉजिकल टाइम स्केल एवाडियोना नाम के साइंटिस्ट ने दिया है. एवाडियोना जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हाँ याद करो. What are the evidences of evolution? पहले chemical evolution and geological support. वो अपना chemical evolution का ख़त्म कर लेते हैं. Modern self-assembly theory. According to Fox, 1968, Leininger, 1970, and Fox and Dose, 1972, probiogenesis occurred due to inherent property of chemical molecules of self-organization or self-assembly. First clear-cut demonstration of self-assembly was provided by Smith, who has synthesized collagen from the simple micromolecules. तो सेल्फ असेंबली का मतलब क्या होता है कि शुगर तो ठीक है, उन्होंने यूरे एंड मिलर ने क्या देखा कि सिंपल मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बन रहे हैं जैसे अमाइनो एसिड, लेकिन प्रोटीन नहीं मिले. तो ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ रह के और एक लॉन्ग चेन बना के प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट हुए. उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए. ये फ्यूजन है, जब तक ये एनर्जी नहीं मिलेंगी कैसे वो फ्यूज़ होने वाले. तो केमिकल इवोल्यूशन प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और क्लियर कट डेमोन्स्ट्रेशन सेल्फ असेंबली का स्मिथ ने दिया था. हाँ, रीड डेमोन्स्ट्रेटेड एन intermolecular assembly by two protein molecules which resulted into enzymatically active complexes. In addition to this, protein and nucleic acids in tobacco mosaic viruses also form intermolecular assembly. The accepted model of protobiogenesis suggested that information followed from amino acid in the geochemical matrix to protein in the first organism. अब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे देखते हैं. DNA to RNA to protein.
यानी चेन ऑफ अमाइनो एसिड कैसे बनी, आप लिख सकते हो चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यानी ऐसे ही रफ में लिखो, आपको समझने के लिए बता रही हूँ मैं, रफ में लिखो चेन ऑफ अमाइनो एसिड एरो प्रोटीन, अब सेकंड थीम लिखते हैं आरएनए टू चेन ऑफ अमाइनो एसिड टू प्रोटीन। अब थर्ड थीम लिखते हैं डीएनए टू आरएनए टू चेन ऑफ अमाइनो एसिड, दैट इज प्रोटीन। डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सिर्फ चेन ऑफ अमाइनो एसिड टू प्रोटीन, हाउ द इंफॉर्मेशन could have transferred, only there was formation of chain of amino acid। लेकिन ये किस प्रकार से अरेंज होने चाहिए, क्योंकि लिविंग सिस्टम में 20 अमाइनो एसिड है, इसके अलावा भी बहुत सारे अमाइनो एसिड है। ऑलवेज रिमेंबर लिविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 20 अमाइनो एसिड, बट अपार्ट फ्रॉम देम मेनी मोर अमाइनो एसिड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और इनकी जो चेन वहाँ पे बनती है, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले ऐसे ही हुआ होगा कि अपने आप चेन बन गई, लेकिन ये चेन बनाने के लिए जो कंट्रोल है वो बाद में आरएनए ने लिया, और आरएनए कैसे बनना चाहिए ये जो कंट्रोल है वो उसके बाद में डीएनए ने लिया। सो now the information is passing from DNA to RNA to protein. Life originated by progressive changes in chemicals. This is modern concept regarding the origin of life and is known as chemical evolution of life or self-assembly theory of origin of life or biochemical origin of life or molecular evolution. This theory was formulated by Haeckel but developed by Oparin and Haldane। ये ओपैरिन और हाल्डेन की जो थियरी है ना केमिकल इवोल्यूशन की, वही ये नीचे दी है। इन शॉर्ट ये आपको याद इसलिए करनी पड़ेंगी, यानी किस प्रकार से एटलीस्ट 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो आपको याद हो जाएगा। ये ओरिजिन मैंने 2-3 बार पहले ही पढ़ाया है। फॉर्मेशन ऑफ NH3H2O CH4, अर्थ वॉज वेरी हॉट हेंस एटम्स कुड नॉट कंबाइन विथ ईच अदर। सबसे पहले जब पृथ्वी बहुत गर्म थी तब हाइड्रोजन के अनेक एटम्स एक साथ आके अलग अलग कॉम्बिनेशन में, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, क्योंकि हमने देखा है कि पृथ्वी ये सूर्य का ही हिस्सा है और अभी भी सूर्य के ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर इतने सारे 118 एलिमेंट्स कहाँ से आए, 118 ही है ना। ये कहाँ से आए, इनके बारे में जब हम सोच रहे थे तब वो एटॉमिक फ्यूजन के कारण आए, और एटॉमिक फ्यूजन के बाद भी हीट निकलती है, ये हमें पता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन्स जब फ्यूज़ होते हैं हीलियम बनता है तब हीट एमिट होती है, एंड दैट इज़ द सन एनर्जी। Why sun is continuously emitting energy? Because in continuation atomic fusion is occurring on it। और जब पूरे के पूरे एटम्स इस प्रकार से फ्यूज हो जाएंगे तो ये इतना बड़ा जो ह्यूज बॉल है, सेलेस्टियल बॉल, वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ ग्रेविटेशन रहेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो अब फिर से सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ये सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे रहने लगे, क्योंकि ये तो बहुत ही हॉट थी ना, लेकिन ये सभी एलिमेंट्स कंडेंस हो गए मॉलिक्यूल में, कैसे क्या कन्वर्ट हुए। जैसे जैसे पृथ्वी
कूल होते गए वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स बनते गए और एटमॉस्फेयर बनता गया. Hydrogen was very active, hence combined with more atoms to form NH3, CH2, CH4. Due to high temperature, NH3 and CH4 remained as gases and water as steam. Temperature of Earth decreased. Steam condensed to form rain. फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स. यानी कैसे होते गया कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होते 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 वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन. पृथ्वी ठंडी होते गई, ज़मीन बनते गई, ज़मीन के ऊपर नदियाँ, दलदल, मार्शी एरिया. इसीलिए तो पहले जो ऑर्गेनिजम्स बने वो तो अलगी थे, प्रोड्यूसर्स जो बने. उसके बाद ब्रायोफाइट्स जो बहुत पानी में रह सकते और जिनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी ही चाहिए. उसके बाद टेरिडोफाइट्स जो अगेन दे कैन थ्राइव इन shady places as well as in cool and water containing marshes. हाँ, और फिर जैसे जैसे ज़मीन उभरती गई, टेरेस्ट्रियल एरिया उभरता गया पृथ्वी के ऊपर, तब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बने. सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाँ, टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस कंसिडरेबली cool, highly reactive radicals, that is CH, CH2 condensed to form variety of saturated and unsaturated hydrocarbons. Under the influence of energy sources, UV rays, radiations, lightning radiations, volcanic activities, etc., the early molecules showed condensation, polymerization, oxidation and reduction. Formation of important biochemicals like monosaccharides, amino acids, purine, pyrimidines, fatty acids and glycerol, etc. Halden described the sea, यानी धीरे 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 ये जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे ना, अल्किल ग्रुप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अल्केन, अल्कीन एट्सेट्रा, दे आर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स. तो वो कंडेंस होते गए, उनका पॉलीमराइजेशन होता गया और हरदम उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था. यानी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तब यानी सबसे पहली जो टुवर्ड्स लाइफ प्रोसेस हुई तो वो मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ. हाँ, मेटाबॉलिज्म यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में catabolism and anabolism, that is known as metabolism. Formation of important biochemicals like monosaccharides, amino acids, purines, pyrimidines, fatty acids and glycerol. Halden described the sea containing organic molecules in abundance as the hot dilute soup or primitive broth. तो सबसे पहला जो लाइफ फॉर्म था उसको वो सेल के जैसा नहीं था, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आके रहने लगे और उन्होंने अपने अंदर कोई केमिकल रिएक्शन को ट्रैप कर लिया जो उन्हीं में हो रही है. अभी भी अगर हम सोचते हैं कि फैट के कुछ मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड जैसे लिपिड के कुछ मॉलिक्यूल्स अगर हम पानी में डाल देते हैं और उनके साथ कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी अटैच है अगर, तो उनका कन्वर्शन माइसेली में हो जाता है. माइसेली यानी फॉस्फोलिपिड्स, सीधे सीधे अगर हम सोचते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स अगर पानी में डाल दिए तो उनका रूपांतर इस प्रकार से माइसेली में होगा, यानी गोल ग्लोब वहाँ पे तैयार होगा और इस ग्लोब में जो उस फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा और हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ रहेगा. अब फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक पार्ट यानी क्या होता है, जो हाँ टेल जो है वो अंदर की तरफ रहेंगी
और हाँ, मैं माइसेली दिखाती हूँ आपको, यानी समझ में आएगा। लिपिड माइसेली, माइसेलीज, MICELLES। देखिए ये लिपिड माइसेली जो है ना, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो लाइपोसोम भी इसी प्रकार से, बायोटेक्नोलॉजी में हमने लाइपोसोम देखा ना कि लिपिड के बाइलेयर मेम्ब्रेन से इस प्रकार से लाइपोसोम बनाते हैं और इसके अंदर डीएनए रैप करके देंगे, तो ये लाइपोसोम सीधे सीधे सेल मेम्ब्रेन को अटैच हो जाएगा कोई भी और अपने डीएनए को डिलीवर कर देंगे अंदर। तो दिस इज़ लाइपोसोम। और ये इसी प्रकार से ये लिपिड का बाइलेयर पहले बना, लेकिन ये कभी भी जो बाइलेयर है ना वो सीधा नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन को कम करने के लिए ये स्पेरिकल फॉर्म में चला जाएगा। माइसेली वैसे भी ऐसी गोल गोल स्पेरिकल रहती है, और इनका जब भी माइसेली का फॉर्मेशन होगा तब वो इस प्रकार से, इसमें सही तरीके से आपको दिख रहा है कि उसकी जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है और हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ है। तो ऐसी ही प्रिमिटिव माइसेली सबसे पहले बनी, क्योंकि यूरे और मीलर जैसे ही एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ था कि लिपिड अपने आप बायोकेमिकल इवोल्यूशन से बन सकते हैं अगर प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे प्रीबायोटिक थी वैसे अगर प्रोवाइड की जाए तो लिपिड अपने आप बन सकते हैं। तो ऐसी ही माइसेली बनी होंगी पहले, और उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चलने लगी। लेकिन अवेयरनेस कैसे क्या आया कि अपने ही जैसी केमिकल रिएक्शन दिखाने वाले और भी माइसेली बनानी चाहिए, यानी खुद को ही रिप्रोड्यूस करना है। यानी खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने ही जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स तो पहले बनाने पड़ेंगे, यानी कुछ तो लेना पड़ेगा बाहर से। ये सब हॉट डाइल्यूट सी में हो रहा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, अपने आप मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट में रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसके कारण अपने आप हाइड्रोकार्बन्स बड़े बड़े पॉलीमर्स बन रहे थे। आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है, अपने आप ऐसे मॉलिक्यूल नहीं बन सकते। टुडेज एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग बट द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। तो इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में हो क्या रहा था कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच होके पॉलीमर्स बनाते जा रहा था। रिड्यूसिंग था ना एटमॉस्फेयर, और ऊपर नाइट्रोजन, और जैसे अभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कवर है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, और ओजोनोस्फीयर है, वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर है, कि जिसके कारण यूवी रेज अंदर तक नहीं आ रहे हैं। वैसे तब कुछ भी नहीं था, सीधे सीधे यूवी रेज आ रहे थे, और यूवी रेज इस प्रोसेस को और पुशअप कर रहे थे। यानी यूवी रेज के कारण बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनने की प्रोसेस और जल्दी जल्दी हो रही थी। यूवी ही नहीं, सभी रेडिएशंस बिना दिक्कत पृथ्वी के ऊपर आ रहे थे। हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, यूवी रेज वेर फ्रीली एंटरिंग, एंड अदर रेज जो कि हम बोलते पोटेंट रेज है विद हाई एनर्जी, वो वैसे के वैसे पृथ्वी के ऊपर आ रहे थे। स्ट्रेटोस्फीयर था ही नहीं ना तब, इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर में अब क्या है, ओजोन, जो कि यूवी रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन तब नहीं था। तो ये सब चीज़ें और जल्दी 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 हो रही थी। यानी एक स्पीसीज से दूसरा, यानी सोचो यहाँ पे क्या दिया है कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो हमने देख लिया। The early molecule showed condensation, polymerization, oxidation and reduction, formation of important biochemicals like monosaccharides etc. Was completed at that time. Halden described
ये हाल्डेन के बारे में भी हमने देखा कि उन्होंने हॉट डाइल्यूट सूप क्यों बोला, क्योंकि अपने आप समुंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे थे। वो ऐसे ही था जैसे कि अब हम सूप पीते हैं। अब जो भी हम सूप पीते हैं उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, पालक लो, टोमेटो लो, गाजर का लो, मटर का लो, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट रहेंगे कि नहीं। तो उस समुंदर में यानी प्रीबायोटिक एरा के सी में ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रीली सस्पेंडेड थे और उनसे छोटे छोटे सेल के शरीर बन रहे थे। अब इस सेल को अगर वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वैसे के वैसे मिल रहे हैं तो वो ऑटोट्रोफिक क्यों होंगी। द फर्स्ट सेल वॉज हेटेरोट्रोफिक. It was taking molecules from, as it is, food from sea. So first cell was heterotrophic. याद करो बेटा, फर्स्ट सेल वॉज हेटेरोट्रोफिक. क्यों? क्योंकि वो हॉट डाइल्यूट सूप में थी, उनको बाहर से मिल रहा था. अगर रेडीमेड सूप देंगे तो कोई अपना फूड खुद बनाएगा क्या? प्लांट्स रहेंगे क्या? नहीं. उनको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या लाइट ट्रैपिंग करके खुद का फूड खुद बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी. क्यों? क्योंकि उनको रेडीमेड फूड बाहर से मिल रहा था. और रेडीमेड फूड क्यों मिल रहा था? क्योंकि अपने आप ये बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे थे. हाँ, क्योंकि तब का एटमॉस्फेयर वैसे था, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. हाँ, देन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लिक एसिड्स. Nucleotides join together to form nucleic acid. It acquired self-replicating ability, which is the fundamental property of living forms. Formation of protobionts or pre-cells. Nucleic acid along with organic and inorganic molecules formed protobionts or pre-cells. Proteins formed colloidal hydrophilic complexes surrounded by water molecules. Oparin and Sidney Fox demonstrated the formation of this aqueous suspension of polymer. Oparin called them as coacervates and Fox as proteinoids or microsphere. इनके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. तो केमिकल इवोल्यूशन में हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से लिपिड का मेम्ब्रेन तैयार हुआ, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तैयार हुए. अब ये सभी मॉलिक्यूल्स लिपिड के मेम्ब्रेन के अंदर क्यों रहने लगे? इसका कारण ये है कि एक्चुअली लिपिड के मेम्ब्रेन ने एक छोटा सा हिस्सा सी का एनक्लोज कर लिया और वो एक कंपाउंड के जैसे काम करने लगा. जैसे हमने घर का कंपाउंड बना लिया, उसके अंदर अपना घर है, तो वैसे ही ये लिपिड का कंपाउंड बन गया और उसके अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलने लगी. और ऐसे ही प्री सेल को ओपेरिन ने बोला कोसर्वेट और फॉक्स ने बोला प्रोटेनॉइड और माइक्रोस्फीयर. ये जो प्री सेल वैसे ही अभी मैंने जो दिखाई वैसे ही थी. देन फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, ये याद करना पड़ेगा आपको. फॉक्स, प्रोटेनॉइड और माइक्रोस्फीयर एंड ओपेरिन कोएसरवेट. Formation of first cell. The nucleic acid in pre-cells had the capacity to multiply, but gradually it started directing series of chemical reactions like protein synthesis. Hence, chemical evolution led to biological evolution. यानी इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पहले तो आरएनए बना, उसके भी पहले क्या बना? सिर्फ अमीनो एसिड की चेन. फिर ये अमीनो एसिड की चेन कैसे बनाना ये तय करते गए आरएनए. लेकिन आरएनए भी अनस्टेबल है, तो फिर स्टेबल डीएनए आया वहाँ पे. फिर डीएनए तय करता गया कि आरएनए कैसे होगा.
स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं कि नहीं, इसलिए biological evolution, the first cells were marine heterotrophic, underline करो, multiplication and growth of these cells caused depletion in the food and increase in CO2 due to fermentation. पहली सेल हेटेरोट्रॉफिक थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, सोचो कि अगर वो शुगर ले रही है बाहर से तो उसे डिसोसिएट करके CO2 प्रोड्यूस कर रही है, अगर प्रोटीन ले रही है तो उसे डिसोसिएट करके CO2 मीथेन वगैरह बना रही है। तो ये जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे थे तो उससे समुंदर भरता गया। अब कुछ ही दिनों में ऐसे हुआ कि इन सेल्स में, वैसे भी सेल्स की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर फूड अवेलेबिलिटी अच्छी है तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो बढ़ती गई। पूरा समुंदर शायद इस प्रकार के सेल्स ने कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर उनको फूड अवेलेबल है, इफ यूनिसेल्युलर क्रीचर्स हैव अवेलेबिलिटी, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, देन दे विल रिप्रोड्यूस लाइक एनीथिंग। और वो रिप्रोड्यूस होती गई। कुछ समय ऐसे आया कि जब उनका फूड ही ख़त्म हो गया और पूरा फर्मेंटेड प्रोडक्ट से मराइन हैबिटेट भर गया। फर्मेंटेड प्रोडक्ट यानी क्या? यही कार्बन डाइऑक्साइड या हाफ बर्न्ट प्रोडक्ट यानी कि मिथेनॉल एट्सेट्रा। शुगर का हाफ बर्न्ट प्रोडक्ट यानी मिथेनॉल होता है कि नहीं? तो ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट से भरता गया। अब कहाँ से लाए फूड? क्यों तब फूड नहीं, यानी अपने आप तब मॉलिक्यूल्स बनना क्यों बंद हो गया? यानी प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट में अपने आप मॉलिक्यूल बन रहे थे, लेकिन कुछ ही समय बाद पृथ्वी के ऊपर अपने आप मॉलिक्यूल्स बनना बंद इसलिए हुआ क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, अर्थ बिकेम कूल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स इतनी जल्दी वहाँ पे नहीं चल रही थी। और दूसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि एनवायरनमेंट बिकेम ऑक्सीडाइजिंग रादर देन रिड्यूसिंग। एक तो टेम्परेचर अवेलेबिलिटी नहीं थी और दूसरा ऑक्सीजन ज़्यादा था और हाइड्रोजन कम था, तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर नहीं था। इसलिए तब ऑटोट्रॉफ्स को आना पड़ा और वो फिर यूज़ करने लगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हेटेरोट्रॉफ्स ने छोड़ा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेने लगे और फूड बनाने लगे। और धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस और अच्छे से डेवलप हुआ। पहले तो बैक्टीरिया ही डेवलप हुए, जो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया है वो डेवलप हुए, उसके बाद फिर यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुई। इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ। यानी लास्टली वी हैव सीन दैट first the organisms were heterotrophic and from them there was formation of autotrophic organisms। ठीक है, तो इस प्रकार से केमिकल इवोल्यूशन हुआ। बाकी अगले पीरियड में देखते हैं।